स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अगस्त, रविवार 3 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार थर्ड फ्रंट की उत्सुक बौछार तेज हो गई है। जय एनडीए और महागठबंधन के अलावा अब थर्ड फ्रंट की कोशिश तेज हो गई है। एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा कई बार जाहिर की थी, लेकिन उन्हें लालू यादव और फिर कांग्रेस ने उन्हें खास भाव नहीं दिया। अब ओवैसी दूसरी छोटी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने बीएसपी और फिर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा के साथ चुनाव लड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का सीमांचल में मजबूत आधार है और फिर पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक लगातार ओवैसी क्षेत्र में अपनी पार्टी का आधार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं पर अख्तर उल इमान ने कहा है कि हमने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब हम थर्ड फ्रंट के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि वे सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को ही हो सकता है। जब पिछले चुनाव में आरजेडी का सबसे कमजोर प्रदर्शन सीमांचल में ही रहा था और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने वोट कटवा के तौर पर चुनाव को प्रभावित किया था और महागठबंधन बहुमत से दूर हो गई थी। दोस्तों एसआईआर के बाद सीमांचल में 24 सीटों पर आखिर असर क्या होगा, क्या खेला होगा? लालू कांग्रेस का गढ़ क्या और कमजोर होगा? दरअसल बात यह है कि बिहार में हर चुनाव में सीमांचल का नाम जरूर आता है। इसे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जब मगर 2020 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी ने इस किले को दरगा दिया। सीमांचल में कुल 4 जिले हैं, मुस्लिम बहुल इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं। जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी में करीब 18% मुस्लिम है। सीमांचल के इन 4 जिलों की आबादी की बात करें तो किशनगंज में 68, अररिया में 43, कटिहार में 45 और पूर्णिया में 39% हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की। मगर पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन चौंकाने वाला था। बीजेपी 24 में से 8 सीटें जीत करके सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस को 5, जनता दल यानी कि जेडीयू को 4, सीपीआई-एमएल और फिर आरजेडी को 1-1 सीटें मिली थी। जी हाँ, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई तो फिर सबकी नज़रें सीमांचल की ओर थी। कारण इस बार यहाँ पर और भीषण चुनावी जंग होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी अपने विधायकों को तोड़ने का बदला लेने के लिए बेचैन है, तो फिर लालू प्रसाद यादव अपने घर को वापस पाने के लिए बेचैन है। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बेकरार है। वहीं पर बेकरारी इसलिए भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम काफ़ी नज़दीक था। वहीं पर बिहार की कई सीटों पर जीत हार का मार्जिन काफ़ी कम था। जब 35 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का अंतर महज 3000 मतों का था। इनमें 17 सीटें महागठबंधन के हिस्से में हैं। वहीं पर 16 एनडीए, 1 लोजपा और फिर 1 निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। यही कारण है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर 1% मतदाताओं का भी नाम कटता है तो फिर वह पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा। दोस्तों मुकेश सहनी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि मेरी पत्नी मुंबई में रहती है लेकिन नाम बिहार में जुड़ गया। मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग और फिर बीजेपी को जम करके इस मसले पर घेरा है, अपनी पत्नी का हवाला देकर के। बिहार की राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से पक्षपाती और फिर फर्जीवाड़े से भरी हुई है। मुकेश सहनी ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनकी धर्मपत्नी जो मुंबई में रहती है उनका नाम भी बिहार की वोटर लिस्ट में जुड़ा है। जहाँ हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हो रही है। जो लोग यहाँ पर रहते ही नहीं हैं उनके नाम जोड़ दिए जा रहे हैं। जो लोग सालों से यहाँ पर है उनके नाम काटे जा रहे हैं। यही नहीं, मेरी धर्मपत्नी मुंबई में रहती है फिर भी उनका नाम बिहार की लिस्ट में जुड़ गया है। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा है, जिससे लोकतंत्र गंभीर खतरे में पड़ गया है। जहाँ वहीं पर मुकेश सहनी ने दावा किया है कि एसआईआर के तहत अब तक 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत मंशा से प्रेरित है। जब उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर इतने नाम फर्जी थे
तो पिछले लोकसभा चुनाव भी इसी लिस्ट पर जारी हुआ था। फिर क्या उस चुनाव की वैधता पर सवाल नहीं उठना चाहिए? जब वहीं पर एनडीए के साथ जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि मैं किसी की चौखट पर नहीं जा रहा। भाजपा वाले जरूर हमारी चौखट पर आ रहे हैं कि वीआईपी उनके साथ आ जाए, लेकिन इस बार भाजपा को वीआईपी के नाव पर नहीं बैठाएंगे। जब उन्होंने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वीआईपी उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। वहीं पर मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि अगर इस मुद्दे पर सुधार नहीं हुआ तो फिर उनकी पार्टी जनता के हित में सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये देश की भविष्य की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, अगस्त महीने में काफ़ी जम करके बारिश होने वाली है। अगस्त महीने में पूरे बिहार भीगता रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि 1 अगस्त से ही बिहार में जम करके बारिश हो रही है। जहाँ सामान्य से 39% कम बारिश का सामना कर रहे बिहार के लिए ये अच्छी खबर है कि अगस्त में लगभग पूरे बिहार में अच्छी बारिश होगी। जब मौसम विभाग ने अगस्त माह का यानी कि इसी महीने पर पूर्वानुमान जारी किया है। इस क्रम में किशनगंज, अररिया में अत्यंत भारी बारिश, कटिहार, पूर्णिया और फिर मधेपुरा में अति भारी और फिर सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। आज के बारे में बात की गई है। वहीं पर मौसम विभाग ने इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ मौसम विभाग पटना के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन दरभंगा से गुजर रही है, इसलिए बिहार में अगले कुछ दिन लगातार अच्छी बारिश के आसार हैं। इसकी वजह से बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में पारा अभी सामान्य से के आसपास ही रहने की संभावना है। इस दौरान बिहार में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका है। वहीं पर शुक्रवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में पटना, बांका, बांका, नालंदा और फिर मुंगेर में कुछ एक जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। जब बिहार में अभी तक कुल 314 किलोमीटर बारिश हुई है। अच्छी बारिश के अलावा बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ कम रह सकता है। बचे हुए इलाकों में अधिक रहने का पूर्वानुमान है। दूसरी तरफ बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। वहीं पर जुलाई माह में औसत से ज्यादा बारिश के बाद जिले में अगस्त माह में भी मानसून की ने अच्छी शुरुआत की है। अगस्त माह के पहले दिन ही बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम दर्जे से लेकर के भारी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान औसतन 32.96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगस्त महीने में बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश का महीना है। इस महीने में 299 मिलीमीटर औसत बारिश होती है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। कहा कि जनता की परेशानियों से किसी को सरोकार नहीं है। जहाँ बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और बाढ़ प्रबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में आम लोगों की समस्याओं से किसी को कोई भी लेना देना नहीं है। पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार की जनता बाढ़, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से बेहाल है, लेकिन सरकार सिर्फ सत्ता के गणित में उलझी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। न बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई ठोस योजना है, न अपराध पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था है। वहीं पर पप्पू यादव ने खास तौर पर पूर्णिया और फिर सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि कई गाँव में लोग पानी में फंसे हुए, सड़कें टूटी हुई है और राहत शिविरों का नामो निशान तक नहीं है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जमीन पर कोई भी अधिकारी नजर नहीं आ रहा है और राहत सामग्री केवल कागजों में बट रही है। उन्होंने कहा है कि हम खुद गांव-गांव जाकर के हालात देख रहे हैं। कई जगह लोग भूखे हैं, जब बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है और बीमार लोग इलाज के बिना तड़प रहे हैं। यह सरकार सिर्फ कागजों में काम कर रही है, जमीन पर नहीं। वहीं पर पप्पू यादव ने बिहार की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। हर दिन कहीं ना कहीं हत्या, लूट, अपराध की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंदी बैठी है। जब जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पप्पू यादव ने मुख्य विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष भी जनहित के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। सभी दल सिर्फ चुनाव की तैयारियों और फिर गठबंधन की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। जनता की तकलीफों को लेकर के कोई भी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं ना सत्ता का भूखा हूं और ना पद का। मैं सिर्फ चाहता हूं कि बिहार के लोग सम्मान से जी सके, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले और प्रशासन उनकी बात सुने। अगर कोई भी सरकार ये नहीं करती है तो फिर उसे सत्ता में रहने का हक नहीं है। दोस्तों,
दोस्तों मधुबनी और रोहतास की 6 नदियों के बालू घाटों की नीलामी होगी। जब बिहार के 3 जिलों के करीब आधा दर्जन नदियों के बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। ये इसी महीने पूरी हो जाएगी। इसमें पटना, मधुबनी और रोहतास जिले में गंगा, सोन, पुनपुन, दर्द, गद्दा, कमला, भुतही, बलान और फिर मुनहरा नदियाँ शामिल है। इसके साथ ही करीब 10 जिलों में नीलामी लेने के बाद 44 घाटों का प्रत्यर्पण सेटलमेंट होल्डर ने इसे कर दिया था। इनमें से 4 घाटों की सफल नीलामी फिर से कर दी गई है। अन्य 40 घाटों की भी नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बचे हुए सभी घाटों की नीलामी हर हाल में सितंबर तक करने का निर्देश खान एवं भूतत्व विभाग से भी सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को दिया गया है। दोस्तों बिहार के मोतिहारी से आई ये तस्वीर न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की असलियत भी उजागर करती है। जहां नगर निगम के वार्ड संख्या 35 की बेलीसराय मोहल्ले में स्थित 3 स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां पर कोई भी बच्चा स्कूल जाने की हिम्मत नहीं करता। यह हाल तब है जब ये स्कूल जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ के कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें से एक स्कूल पूरी तरीके से बंद पड़ा है, जबकि 2 स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाएं नियमित रूप से उपस्थित रहती हैं। जब बच्चों का नामांकन भी दर्ज है लेकिन उपस्थिति 0 के करीब है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही कि स्कूल के चारों ओर साल भर भरा रहने वाला गंदा और फिर बदबूदार पानी, जिसमें सांप, बिच्छू, मच्छर और फिर अन्य कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ये सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि बच्चों की जान के लिए खतरा बन चुका है। जब बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। स्कूल की 3 क्लासरूम पानी से लबालब भरे हुए हैं, जिससे पढ़ाई के लिए कक्षा में बैठना नामुमकिन हो गया है। मजबूरी में कुछ गिने चुने बच्चे बरामदे में प्लास्टिक की दरी पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वो भी तब जब उनके अभिभावक खतरा मोल लेने को तैयार हों। दोस्तों बिहार के आरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर देवर के साथ इलाज कराने अस्पताल पहुंची भाभी अचानक से लापता हो गई। देवर ने पूरे अस्पताल में भारी तलाशी ली लेकिन उसे भाभी नहीं मिली, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंची। जब पुलिस मामले की जांच में जुटी है, तत्काल एक्शन करते हुए महिला को बरामद कर लिया है। जहाँ दरअसल पूरा मामला आरा सदर अस्पताल का है, जहाँ पर OPD से महिला मरीज शुक्रवार को रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। जब महिला के साथ आए उसके देवर ने जब इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी तो फिर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। जब पुलिस ने तत्काल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, वहीं पर DIU टीम मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए महिला की ट्रैकिंग में जुट गई। वहीं पर घटना के महज 5 मिनट के अंदर पुलिस ने महिला को नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शोरूम के पास से बरामद कर लिया। पूछताछ में महिला ने बताया है कि वह OPD के पास खड़ी थी, तभी 2 बदमाशों ने मुंह पर रुमाल रख करके उसे बेहोश कर दिया और एक और काली गाड़ी में बैठा करके सुनसान गली में ले गए। किसी तरह से होश में आने के बाद वह वहां से भाग करके गोपाली चौक पहुंची, जहां आसपास के दुकानदारों ने उसे संभाला। दोस्तों राहुल गांधी के SIR वाले बयान पर पप्पू यादव ने तंज कसा है। दरअसल बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और फिर इस बीच चुनाव आयोग द्वारा जारी SIR को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुलेआम इसे वोटों की चोरी करार दिया है, तो वहीं पर अब पप्पू यादव ने उनके समर्थन में अपने बयान में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 22 लाख मतदाता मर गए, 35 लाख गायब हो गए और 7 लाख ने 2 बार पंजीकरण कराया, तो फिर अब तक हुए चुनाव का क्या। जब पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 16 साल तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन 1 महीने में सब कुछ कैसे सामने आ गया। अगर वे वाकई धोखाधड़ी थी तो प्रधानमंत्री और फिर अन्य नेता भी उन्हीं वोटों से चुने गए हैं। जब पहले लोकसभा भंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटों के आरोप सही है तो उन विधानसभा क्षेत्रों को भी तुरंत भंग कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता की मांग अब आंदोलन का रूप लेगी। दोस्तों बिहार के पूर्व मंत्री के सामने उनकी बेटी से CM नीतीश कुमार की पुलिस ने गलत हरकत की है। यह दरअसल बात है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बीमा भारती की पुत्री सह जिला परिषद सदस्य रानी कुमारी उर्फ रानी भारती ने भवानीपुर थानाध्यक्ष पर अमर्यादित एवं अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। इस संबंध में रानी भारती ने शुक्रवार को SP को आवेदन देकर के मामले की जाँच करके थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने का निवेदन किया है। वहीं पर दिए गए आवेदन में रानी भारती द्वारा कहा गया है कि वह बीते 27 जुलाई की शाम अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर के भवानीपुर थाना पहुंची थी। इस दौरान उनकी मां पूर्व मंत्री एवं 5 बार रुपये की विधायक रही बीमा भारती भी मेरे साथ उपस्थित थी। जब वहां पर थाना अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने मेरे साथ सार्वजनिक रूप अत्यंत अभद्र
और फिर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इससे मुझे गंभीर मानसिक पीड़ा हुई और फिर मेरे आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा है। एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल प्रशासनिक मर्यादा के विरुद्ध है, बल्कि समाज में पुलिस की नकारात्मक छवि भी प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करा करके संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के अंतिम सप्ताह में बिहार आ सकते हैं। उनके दौरे के लिए पूर्णिया और फिर गया जैसे शहरों को संभावित स्थान के रूप में चुना गया है। जब प्रधानमंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और फिर चुनाव प्रचार को गति देने की उम्मीद है। इसके अलावा पार्टी ने वोटर लिस्ट से संबंधित एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे और फिर किसी भी तरीके के फर्जी मतदाता का नाम सूची में न जुड़ पाए। इस कार्य के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाएगी। जब बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित सीतामढ़ी दौरे पर भी चर्चा हुई है। ये दौरा सीता के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। जब पार्टी के बड़े नेता जल्द ही सीतामढ़ी का दौरा करेंगे ताकि कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। जवाब देने की रणनीति भी बनाई गई है। जिन नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे विपक्ष के हर आरोप का तथ्यों और फिर तर्कों के साथ जवाब दें और फिर पार्टी की उपस्थिति को जनता तक पहुंचाएं। ये बैठक आगामी चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति को एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। दोस्तों, बिहार सरकार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना जहां पर उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम है, तो वहीं पर इससे बिजली विभाग में वर्षों से कार्यरत हजारों आरआरएफ और एमआरसी की नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है। इन कर्मियों का कहना है कि इस योजना के लागू होने से उनकी रोजी रोटी छीनने की नौबत आ गई है। बिजली विभाग की बिलिंग और फिर राजस्व वसूली व्यवस्था को सुधारने के लिए वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत हर पंचायत में एक फ्रेंचाइजी को बिलिंग और फिर संग्रहण का जिम्मा सौंपा गया। बाद में 2017 में इनमें से कुछ को एनआरसी के रूप में बदल दिया गया, लेकिन कार्य वही रहा। वहीं पर इन कर्मियों ने बताया है कि 2013 से लगातार बिना अस्थायी वेतन या फिर सरकारी मान्यता के घर घर जाकर के बिलिंग, मीटर रीडिंग और फिर राजस्व संग्रहण का काम कर रहे हैं। अब स्मार्ट मीटर के कारण उनके कार्य क्षेत्र खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों में गंगा नदी फिर से विकराल रूप धारण कर रही है। जब कहलगांव और नवगछिया में नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर है। जब भागलपुर जिले के नवगछिया में 12 घंटे में जलस्तर 12 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि भागलपुर शहर में भी जलस्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पर मिल रही जानकारी के अनुसार कहलगांव में गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियां कुआ, घोगा, गैरुआ और भयाना भी उफान पर है। इन नदियों का पानी चौड़ में फैलता जा रहा है, जिससे रेलवे लाइन और फिर NH 80 के बीच जल जमाव तेजी से बढ़ने लगा है। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सीता की भव्य मंदिर की शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह की तैयारियां चल रही हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीतामढ़ी आगमन तय है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है, जिसके बाद बिहार के लोगों की आस्था थी कि बिहार के सीतामढ़ी में जहाँ पर सीता का जन्म हुआ था, सीता का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फिर ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। 8 अगस्त को इस मंदिर का शिलान्यास अमित शाह और नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपने बूथ लेवल कर्मचारी यानी कि BLO की वेतन बढ़ा दी है। यह चुनाव आयोग ने कर्मचारियों का वेतनमान दोगुना कर दिया है। जिन कर्मचारियों को 6,000 रुपये मिलते थे, अब ये राशि दोगुनी होकर के 12,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा BLO पर्यवेक्षकों के परिश्रमिक में भी वृद्धि कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने BLO के वार्षिक परिश्रमिक को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पूर्ण निरीक्षण में शामिल BLO पर्यवेक्षकों की परिश्रमिक में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, 12वीं पास वालों के लिए बिहार जीविका ने 2000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली है। जब आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं पास हैं और फिर किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर इस खबर को ध्यान से आप देखें। जी हाँ, बिहार जीविका ने 2747 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। आपको बता दूं कि आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन दे सकते हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार
बिहार जीविका के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट ऑफिस और फिर असिस्टेंट और फिर ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव जैसे कुल 2747 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं पास या फिर फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। अप्लाई करने के बाद उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, कार्यालय सहायक और फिर ब्लॉक IT कार्यालय कार्यकारी के पदों के लिए और दस्तावेजों के लिए मिलान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई कैसे करें, तो आपको बता दूं कि www.brlps.in पर जाएं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के रेल यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा झंझट खत्म हो गया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने बिहार के सभी 779 रेलवे स्टेशनों और फिर 23 जंक्शनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने की योजना है। अभी तक बिहार के 44% स्टेशनों पर ATVM लग चुकी है और फिर प्राथमिकता के आधार पर भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की जा रही है। इससे प्रतिदिन 20 लाख से अधिक यात्रियों को टिकट खरीदने में आसानी होगी और काउंटर पर लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। जहां ATVS मशीनें यात्रियों को त्वरित और फिर सुगम टिकटिंग अनुभव प्रदान करती है। ये मशीनें न केवल अनारक्षित टिकट बल्कि प्लेटफॉर्म टिकट और फिर मासिक पास जैसी सेवाओं के लिए भी उपयोगी है। अधिक यात्री संख्या वाले स्टेशनों पर 1 से 3 ATVS लगाई जा रही है। जब भागलपुर स्टेशन पर ATVS के कारण टिकट काउंटर पर भीड़ में काफ़ी कमी आई है। यात्री हिंदी या फिर अंग्रेजी में ऑप्शन चुन करके स्मार्ट कार्ड या फिर UPI QR कोड के जरिए टिकट खरीद सकते हैं। यह सुविधा ग्रामीण और फिर छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, बिहार में मानसून मेहरबान हो गया है। अगले 3 दिन झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। जब बिहार में बीते 5 से 6 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मानसून की रफ्तार को नया जोर दे दिया है। जी, बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहा और फिर दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में रुक रुक करके वर्षा होने की संभावना जताई गई। जहाँ उधर उत्तर बिहार के जिलों में भी बादल छाए रहने और फिर बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2 दिनों तक बिहार में मानसून की सक्रियता और बढ़ेगी, जिससे लगातार और तेज बारिश हो सकती है। जहां विशेष रूप से पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा और फिर औरंगाबाद जैसे दक्षिण बिहार के जिलों में आज रुक रुक करके दिन भर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा और पूर्णिया जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया ने बड़ा राजनीतिक मोड़ ले दिया है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि हम अब चुनाव कैसे लड़ेंगे जब मेरा ही नाम लिस्ट में नहीं है। जहाँ उनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई। जहाँ इस पूरे मामले पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने अपने X अकाउंट पर एक तीखा पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। SIR ड्राफ्ट में आपका नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर ससम्मान पिताजी के साथ दर्ज है। जहाँ आप देख सकते हैं, अब तो भ्रामक और फिर फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कर दीजिए। और उन्होंने आगे लिखा है कि राजद का भ्रम और फिर डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा है। सम्राट चौधरी का ये बयान स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा करता है और फिर चुनावी माहौल में सत्ताधारी पार्टी और फिर विपक्ष के बीच तलखी को और बढ़ाता है। वहीं पर चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टता के बाद ये मामला अब विपक्ष के लिए राजनीतिक रूप से उल्टा पड़ता दिख रहा है और फिर भाजपा इसे झूठ का पर्दाफाश बता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस जवाबी हमले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दरअसल इस मामले पर चुनाव आयोग और फिर पटना जिला प्रशासन ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया है। जब पटना के जिलाधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक बयान में स्पष्ट कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में न केवल शामिल है बल्कि उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर दर्ज है। जब पूर्व में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर था। प्रशासन ने इसे भ्रामक बयानबाजी करार दिया है।
दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 1 महीने में सरकार की अनेक विकास योजनाओं की घोषणा के बाद विपक्ष पस्त हो गया है। जब मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली भरोसे की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल के पीटी टीचर, नाइट गार्ड और फिर मध्याह्न भोजन के रसोइयों की मानदेय राशि को दोगुनी करके सराहना काम किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अब रसोइयों को 1650 की जगह अब 3300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जब पीटी टीचर और फिर अनुदेशकों के मानदेय में भी दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुनी वृद्धि से समाज के सबसे कमजोर वर्ग रविदास समाज से आने वाले महिलाओं का हौसला बढ़ा है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी भी सरकार की सराहनीय पहल है। 1,11,22,000 लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये प्रति माह से बढ़कर 1100 रुपये करना, 94 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए देने की पहल, 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को हर साल पोशाक, जीविका दीदियों को सालाना 200 करोड़ का ऑर्डर दिलाने की योजना और फिर बिहार सरकार की 4 लाख महिला कर्मियों को उनके ऑफिस के निकट आवास की सुविधा देने से महिलाओं में सुरक्षा के साथ सम्मान की भावना बढ़ी है। जब मंगल पांडे ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता में 1.5 गुना बढ़ोतरी, जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी उनके परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा, जनप्रतिनिधियों की बीमारी का इलाज मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कराने की घोषणा के साथ ही मुखिया को मनरेगा में 10 लाख तक की योजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति प्रदान करना सरकार का स्वागत योग्य एक निर्णय है। दोस्तों, फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद विभाग तैयारी में जुट गए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि हर उपभोक्ता को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद विभागीय अधिकारी इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में जुट गए हैं। विभाग ने 1 अगस्त से मीटर रीडर, तकनीकी कर्मियों और फिर अन्य कर्मियों को घर घर जाकर के मीटर रीडिंग करने के लिए लगा दिया है। उपभोक्ताओं की वास्तविक खपत का आंकड़ा एकत्र करके उन्हें योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड भागलपुर आपूर्ति क्षेत्र की अधीक्षण अभियंता के अनुसार मीटर रीडर प्रतिदिन रीडिंग के बाद शाम को कार्यालय में रीडर रिपोर्ट जमा कर रहे हैं। अगले दिन कार्यकाल में ही रंगीन प्रिंटर से बिजली बिल की छपाई की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का विवरण, घोषणा पत्र और फिर सूचना पंपलेट भी संकलन होगा। दोस्तों, लालू के बड़े लाल किसान बन गए हैं। जब महिलाओं के साथ खेत में धान रोपते हुए नजर आए तेज प्रताप यादव। दरअसल बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। परिवार और फिर पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव कई रूप में दिख रहे हैं। कभी वह छात्रों से मिल रहे हैं तो कभी किसी जिले में जाकर के अपना आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। एक बार फिर से तेज प्रताप यादव अलग अंदाज में नजर आए हैं। तेज प्रताप यादव अब किसान के रूप में महिलाओं के साथ धान रोपते नजर आए। तेज प्रताप यादव महिलाओं किसानों से बातचीत की और फिर उन्होंने धान की रोपनी भी की। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि आज जिला आरा के शाहपुर विधानसभा जन संवाद यात्रा के लिए जाने के क्रम में रास्ते में रुक करके धान फसल की रोपनी करते हुए किसान महिलाओं से उनका हालचाल जाना और साथ ही उनके साथ मैंने भी खेत में जाकर के धान फसल की रोपनी किया। वीडियो में तेज प्रताप यादव पीली टोपी में नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव अब हरी नहीं बल्कि पीली टोपी में दिखने लगे हैं। जब पार्टी और परिवार से बाहर निकाले गए, तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वे महुआ विधानसभा सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ अब वे पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 1 महीने तक चले इस अभियान के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में 65,64,000 वोटरों के नाम हटा दिए हैं। ये संख्या चुनावी रणनीतिकारों, राजनीतिक दलों और फिर आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावना को भी जन्म दे सकती है। वहीं पर चुनाव आयोग के अनुसार पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7,89,00,000 से अधिक मतदाता थे, जो अब घट करके 7,24,05,756 रह गए हैं। आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में 22,34,000
50,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। 36,28,000 ने अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया है और फिर 7,01,000 लोगों के नाम 2 स्थानों पर दर्ज थे। इस तकनीकी प्रक्रिया के तहत ये सफाई की गई है, लेकिन इस डेटा में राजनीतिक भूगोल की दृष्टि से खास महत्व रखने वाले क्षेत्रों में हुए नाम कटाव ने सियासी हलचल मचा दी है। विशेष करके सीमांचल, तिरहुत, मिथिलांचल, पटना और फिर मगध प्रमंडल जैसे इलाकों में व्यापक स्तर पर नामों की कटौती को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। सीमांचल के 4 जिलों में 7,06,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जहाँ मुस्लिम बहुल सीमांचल के 4 जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में कुल 7,06,000 से अधिक मतदाता सूची से हटाए गए हैं। जहाँ इन जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 38% से 68% के बीच है और फिर ये क्षेत्र हमेशा से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 49,340 नाम हटाए गए हैं, जबकि सबसे कम 29,277 नाम ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से कटे हैं। वहीं पर ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से सटा हुआ है। जब पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर घुसपैठ और पहचान से जुड़ी हुई राजनीतिक हावी रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने यहाँ की 5 सीटें जीत कर ये महागठबंधन को करारा झटका दिया था। अब इस बार भी सीमांचल में ध्रुवीकरण की आशंका जताई जा रही है और फिर इस सूची से इतने बड़े पैमाने पर नामों का कटना चुनावी राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। वहीं पर दूसरी ओर एनडीए के मजबूत गढ़ माने जाने वाले तिरहुत और फिर मिथिलांचल क्षेत्र में भी भारी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तिरहुत कमिश्नरी के 6 जिलों में कुल 12,90,095 नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। वहीं पर 2020 में इन जिलों की 49 में से 33 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। वहीं पर मिथिलांचल के 3 जिलों दरभंगा, मधुबनी और फिर समस्तीपुर में विधानसभा की 30 सीटें हैं, जिनमें से 22 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। जब मधुबनी जिले में सबसे अधिक 3,52,545 नामों की कटौती की गई है। वहीं पर इसके विपरीत महागठबंधन के मजबूत गढ़ पटना और मगध कमिश्नरी में भी 16.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब हैं। जब पटना कमिश्नरी के 6 जिलों में 10,42,570 और मगध के 5 जिलों में 6,15,362 नाम काटे गए हैं। इन दोनों क्षेत्रों में महागठबंधन का प्रभाव पिछले चुनाव में अधिक था। 2020 में पटना की 43 सीटों में से 27 महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि मगध की 26 में से 19 पर वे विजयी रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे बिहार के सभी जिलों की लिस्ट के बारे में बताएंगे कि किस जिले में वोटर लिस्ट से कितने लोगों के नाम काटे गए हैं। बिहार के सभी जिलों के बारे में बात करेंगे एक एक करके, जिसमें सभी जिले शामिल है। सभी जिलों के बारे में बात करेंगे कि कौन से जिले हैं जिसमें कितने वोट काटे गए हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, आपको डिटेल से विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। खास वर्ग के वोटरों को जानबूझ करके मतदाता सूची से हटाए जाने के आरोप का जवाब आंकड़ों के रूप में चुनाव आयोग ने सामने किया है। जहां निर्वाचन आयोग ने 25 जुलाई को जब बिहार में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्राथमिक आंकड़ा जारी किया था, तो 65 लाख के करीब वोटरों का नाम हटाए जाने की बात कही थी। जब मृत अस्थायी तौर पर विधानसभा क्षेत्र छोड़ चुके और पुनरीक्षण प्रारूप नहीं जमा करने वालों को इस सूची में रखा गया था। अब आयोग ने जिलावार आंकड़े जारी किए तो फिर सामने आ रहा है कि सीमांचल ही नहीं बल्कि पटना से सबसे ज्यादा वोटर हटे हैं। या दूसरे नंबर पर मधुबनी है, तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है। सीमांचल के किशनगंज से तो ज्यादा वोटर कटिहार और उससे भी ज्यादा पूर्णिया में मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। आपको बता दें कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता प्रारूप प्रकाशित हुआ है। इसमें 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं और जिनमें सबसे ज्यादा पटना में 3,95,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। करीब करीब 4 लाख लोगों के नाम सिर्फ पटना से काटे गए हैं। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब 2 अगस्त से कैंप लगा करके दावा आपत्ति किए जाएंगे। मतलब जिनकी मौजूदगी के बावजूद नाम हट गया या फिर जो मृत हैं उनका नाम गलती से रह गया तो उसे ठीक कराने के लिए यह समय दिया गया है। 1 सितंबर तक ये प्रक्रिया करने के बाद अंतिम तौर पर मतदाता सूची जारी होगी। 22,34,501 वोटर पहले ही मृत थे। वहीं पर 36,28,210 वोटर या तो अस्थायी तौर पर बिहार से जा चुके हैं या फिर पुनरीक्षण के दौरान उनकी उपलब्धता की जानकारी नहीं हासिल हुई है। इसके अलावा 70,136 वोटर 2 या फिर अधिक जगहों पर मतदाता सूची में दर्ज थे। इस तरह कुल 65 लाख से ज्यादा वोटरों को हटा करके ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया है। फिलहाल मतदाता सूची का जो प्रारूप जारी किया गया है वह बता रहा है कि मृत
मृत या फिर कई जगह पर निबंधित वोटर या अस्थायी तौर पर विधानसभा छोड़ करके जा चुके या पुनर्निरीक्षण फॉर्म देते समय अनुपलब्ध वोटरों का नाम हटाए जाने में सबसे आगे पटना रहा है, जब पटना के 3,95,000 वोटरों के नाम हटे हैं। इसी तरह मधुबनी में 3,52,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। वहीं पर पूर्वी चंपारण के 3,16,000 वोटरों का नाम हटा दिया गया है। वहीं पर किशनगंज से महज 1,45,000 वोटरों के नाम हटे हैं। जो शुक्रवार को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों को देखें तो फिर सीमांचल से किशनगंज को लेकर के जिस तरीके का हंगामा मचा हुआ था वह निराधार साबित हो रहा है। जहां आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों का आरोप था कि सीमांचल खास करके किशनगंज में अल्पसंख्यकों से मताधिकार छीनने के लिए ये विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है। जब पूर्णिया को लेकर के उतना हल्ला नहीं था, जहां अब जो आंकड़े आए हैं वे बता रहा है कि पूर्णिया में 2,72,000 से ज्यादा वोटरों के नाम हटे हैं, कटिहार में 1,84,000 से ज्यादा और किशनगंज में करीब 1,45,000-46,000 मतदाताओं का नाम हटा है। वहीं पर पश्चिमी चंपारण से 1,91,376, पूर्वी चंपारण से 3,16,793, शिवहर से 2,81,066, सीतामढ़ी से 2,44,962, मधुबनी से 3,52,545, सुपौल से 1,28,207, अररिया से 1,58,072, किशनगंज से 1,45,658, पूर्णिया से 2,73,920, कटिहार से 1,84,254, मधेपुरा से 98,076, सहरसा से 1,31,596, दरभंगा से 2,03,315, मुजफ्फरपुर से 2,82,845, गोपालगंज से 3,10,363, सिवान से 2,21,711, वहीं पर सारण से 2,73,223, वैशाली से 2,25,953, समस्तीपुर से 2,83,955, बेगूसराय से 1,67,756, खगड़िया से 79,551, भागलपुर से 2,44,612, बांका से 1,17,346, मुंगेर से 74,916, खगड़िया से 48,824, शेखपुरा से 26,256, नालंदा से 1,38,505, पटना से 3,95,500, वहीं पर भोजपुर से 1,90,832, बक्सर से 87,645, कैमूर भभुआ से 73,940, रोहतास से 1,56,148, अरवल से 30,180, जहानाबाद से 53,089, गया से 2,45,663, नवादा से 1,26,450 और जमुई से 91,882 वोटर हट गए हैं वोटर लिस्ट से। यह इन सब का नाम हटा दिया गया है। टोटल 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नए वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसको गड़बड़ी नहीं बल्कि महागड़बड़ी बोला जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। जी हां, नए वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। जब चुनाव आयोग ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। जिस शख्स ने बिहार की सत्ता में डिप्टी सीएम रहते हुए कलम चलाई, विधानसभा में बहस की, बिहार की नीतियों पर दस्तखत किए, उसी तेजस्वी यादव को वोट डालने लायक भी नहीं छोड़ा गया। अब जरा सोचे, जब कई बार के मुख्यमंत्री का बेटा और कई बार विधायक रह चुके नेता ही इस सिस्टम में डिलीट हो सकता है, तो फिर आम आदमी की वोटर लिस्ट में क्या औकात है। जी हां, तेजस्वी यादव का नाम तो फिर भी जोड़ दिया जाएगा, आयोग फिर से जांच करेगा, कोई अफसर रिपोर्ट बना देगा, नाम फिर से दर्ज हो जाएगा, लेकिन वे लाखों आम बिहारी जिनके नाम हर चुनाव से पहले गायब कर दिए जाते हैं, उनका क्या? वे किस दरवाजे पर जाएंगे? कौन अफसर उनकी सुनवाई करेगा? जब गांव में प्रखंड कार्यालय से लेकर के शहर के बूथ लेवल तक की अफसरशाही में आम आदमी की फाइल कितनी तेजी से चलती है, ये सबको पता है। असल चिंता यह है कि लोकतंत्र में जिस वोट से जनता अपनी ताकत दिखाती है, वही वोट अगर सिस्टम की लापरवाही या फिर किसी बड़ी चाल से छिन जाए, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाता है। जब बिहार जैसे राज्य में जहां पर लाखों मजदूर पलायन करते हैं, लोग महीने भर गांव से बाहर रहते हैं, परिवारों में नाम जोड़ने हटाने
की प्रक्रिया कितनी गड़बड़ रहती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी ऐसे में कितने लोग हर बार बिना शोर मचाए वोट से वंचित हो जाते हैं, इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। जी हाँ, तेजस्वी यादव का नाम कटा इसलिए नेशनल खबर बन गई, लेकिन आप अपने मोहल्ले में, गांव में देखिए कितने बुजुर्गों, कितने मजदूरों, कितने महिलाओं, कितने युवाओं, कितने बड़े लोगों के नाम लिस्ट से कटे कटे पड़े हैं, जिन्हें खबर भी नहीं रहती है। या चुनाव वाले दिन जब वो वोट डालने जाते हैं तब पता चलता है उनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। अब सोचिए, इस सिस्टम को सुधारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? आयोग की, सरकार की, या फिर हम सब की? क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम तो एक मिसाल है, असली सवाल उन लाखों गुमनाम वोटरों का है जिनका नाम ना कोई अखबार छापता है, ना ही कोई टीवी दिखाता है। या कहीं ऐसा ना हो कि इस लोकतंत्र में वोटर लिस्ट से नाम कटता रहे और जनता की उम्मीद भी हर चुनाव में कटी फटी ही रह जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।